अब हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल सर का जो वर्क है जिसको हम बोलते हैं मेंडेलियन लॉ, उसकी खोज होने के बाद उसको पूरी अच्छी तरह से पब्लिश करवाने के बाद भी उसको उतनी ख्याति प्राप्त नहीं हो पाई। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में इसी बात को लेके पूरा डिस्कशन किया है कि कौन से वो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल सर का जो वर्क है वो काफ़ी सालों तक क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थियरी की, जो है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके द्वारा जो मेंडेलियन लॉ है उसको एक पहचान मिल पाई। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे, डी वेरिस, कॉरेंस एंड वॉन शेरमैक। इन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड किया था मेंडल वर्क को। इन्होंने क्या किया था, मेंडल सर के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट को किया गया था, उन सारे एक्सपेरिमेंट को इनके द्वारा, इन 3 साइंटिस्टों के द्वारा फिर से रिपीट किया गया और देखा गया, इन्होंने देखा कि मेंडल सर ने जो कुछ भी अपने थियरी में पब्लिश किया था वो सारे बिल्कुल ही सही थे। 1900 के लगभग जो माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोपी वॉज ऑल्सो एडवांस्ड एट that time, so the scientists were able to see the cell division as well as the movement of chromosome that used to double just before cell division। अभी मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर करूँगी। पहले मैं लाइन बाय लाइन क्या चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, पहले मैं उसको आपके सामने डिस्कस करने के बाद 1902 the chromosomal movement during meiosis had been worked out। Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene and used chromosomal movement। Sutton and Boveri argued that the pairing and the separation of a pair of chromosome would be lead to the segregation of a pair of factors they carried। इसका मतलब क्या है, अभी तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी उसका मीनिंग क्या है कि पहली बात तो क्या है कि मेंडल सर के द्वारा जो भी थियरीज़ को पब्लिश किया गया था वो कब तक बिल्कुल अनरिकॉग्नाइज्ड थी, तो 1900 तक। उसके बाद उनको पहचान कब मिली, जब माइक्रोस्कोप का बिल्कुल जब हमें एडवांस माइक्रोस्कोपी की प्राप्ति हुई तब। और कौन से ऐसे तीन साइंटिस्ट हैं जिसकी वजह से मेंडेलियन लॉ को रीडिस्कवर्ड किया जा सका, तो डी वेरिस, कॉरेंस एंड वॉन शेरमैक हैं। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेंडल सर ने क्या बोला था कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और उन्हीं की वजह से क्या होता है, जो प्रोजेनी होती है वो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर को शो करती है और डोमिनेंट रिसेसिव का जो भी कैरेक्टर है वो फैक्टर्स के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ये मेंडेलियन सर के द्वारा बताया गया था। उसको रीडिस्कवर्ड इन्होंने क्रोमोसोम के बेसिस के ऊपर किया। इन्होंने बताया कि मेंडल सर ने जो फैक्टर्स को लेके जो बात कही है, एक्चुअल में वो ऐसा क्रोमोसोम जो जैसे जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम के मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है और फैक्टर्स जिनको अब जीन्स बोला जाता है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, वो पेयरिंग बनाते हैं, सेपरेट होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या रहते हैं, जीन्स उपस्थित रहते हैं। तो क्रोमोसोम की पेयरिंग एंड सेपरेशन की वजह से जो जीन्स होती हैं उनकी भी पेयरिंग एंड सेपरेशन हो जाती है। Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance। इसका मतलब क्या है कि मेंडल सर के द्वारा जो मेंडेलियन प्रिंसिपल को प्रस्तुत किया गया था, उनको इन 3 साइंटिस्टों ने क्या किया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेम वही सारी बातें थी लेकिन उनको इन्होंने रीपब्लिश किया। किस नाम से, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। और उसमें उन्होंने वही बातें की, मेंडेलियन सर के हर एक पॉइंट को इन्होंने बिल्कुल सही प्रूफ किया, सही बताया और ये बताने की इन्होंने कोशिश की कि जिस तरह से, जैसे उन्होंने क्या बताया कि फैक्टर की वजह से
जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी मूव करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो फैक्टर्स है दैट मीन्स जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर स्थित रहते हैं और क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और जो जीन क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होते हैं इस वजह से जीन्स भी मूव कर पाते हैं। तो हम अगर हम बात करें यहाँ पे मियोसिस की, तो मियोसिस में किस तरह से डिवीज़न होता है, यहाँ पे इस चीज़ को न्यूक्लियस को दिखाया गया है। अभी न्यूक्लियस क्या है, डिप्लॉयड स्टेज में है और क्रोमोसोम का कंटेंट भी क्या है, डबल है। जब मियोसिस डिवीज़न होने वाला रहता है तो क्या होता है, क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, दैट मीन्स डीएनए की मात्रा क्या होती है, डबल होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस तो डिप्लॉयड ही रहता है लेकिन क्रोमोसोमल कंटेंट यहाँ पे डबल हो जाता है। जब फर्स्ट डिवीज़न होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो दो सेल्स बनती हैं, एक क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा। फिर मियोसिस जो सेकेंड डिवीज़न होता है ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे। तो इस डायग्राम से क्या बातें समझ में आती हैं, एक पॉइंट ये समझ में आता है कि जो जीन्स होते हैं वो इसी के ऊपर स्थित रहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जैसे जैसे सेग्रीगेट हो रहे हैं, इसके ऊपर जो जीन्स उपस्थित है वो सेग्रीगेट हो जाएगा, इसके ऊपर जो जीन्स उपस्थित है वो सेग्रीगेट हो जाएगा और इस तरह से क्रोमोसोम की सहायता से जीन्स जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। तो ये था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।